हेलो बेटा। मैं विवेक पाल। हमारे चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलो, जैसे कि कल आपको बेटा बताया गया था, कल के लेसन वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र चल रहा था। उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक की बात की गई थी और उम्मीद ये करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो बेटा आगे हम बात करते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। बात समझ में आ रही? कोई अगर बिंदु आवेश हो तो उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? ध्यान से समझते हैं बेटा। कल की बात बताई गई थी कि कोई भी अगर बिंदु आवेश होता है, मान लेते हैं ये हमने माना कोई बिंदु आवेश है जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है, तो इसका क्षेत्र हम मान लेते हैं बेटा कि स्मॉल आर मीटर की दूरी तक इसका क्षेत्र है और यहाँ पर कोई बिंदु आवेश रखा गया है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तभी निकाल पाएंगे जब इस आवेशित कण के या इस आवेश के क्षेत्र में कोई आवेशित कण रखेंगे। आवेशित कण का मतलब क्यू नॉट। ये बिंदु पी हमने रखा, ठीक। ये बिंदु ओ है, जो प्लस क्यू कूलम का आवेशित बिंदु है, वो क्या है? ओ है, ठीक। इससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर कोई अन्य आवेशित कण क्यू नॉट रखा गया है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात समझ में? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। थ्योरी जो होगी, इसकी परिभाषा जो लिखी जाएगी, वो बेटा जो चित्र बना दिया है, ये छोटा सा चित्र, इसी चित्र से इसकी थ्योरी लिखी जाती है। ध्यान से समझेंगे। लिखा जाएगा, देखिए हेडिंग क्या थी? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई बिंदु आवेश हमने क्या माना है? ओ, जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश स्थित। तो लिखेंगे माना प्लस क्यू कूलम का आवेशित बिंदु या एक आवेशित बिंदु आवेश या एक बिंदु आवेश ओ है। माना प्लस क्यू कूलम का आवेशित बिंदु ओ है। जो बेटा मान लेते हैं कोई माध्यम है, यहाँ पे कोई भी माध्यम है, तो हम उस माध्यम को के से डिनोट करके चलते हैं, जो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। माना प्लस क्यू कूलम का आवेशित बिंदु ओ, जो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जिससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर इसके वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पी या एक आवेशित बिंदु पी रखा गया है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बस इतनी थ्योरी लिखनी है। बात समझ में? एक बार पुनः, माना प्लस क्यू कूलम का आवेशित बिंदु ओ, माना प्लस क्यू कूलम का एक आवेशित बिंदु ओ, जो के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जिससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर इसके वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु पी है या एक आवेशित बिंदु पी है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तब ध्यान से समझते हैं बेटा। दोनों बिंदु कैसे हैं? आवेशित हैं। जो ओ बिंदु आवेश रखा गया है, इस पर भी प्लस क्यू कूलम का आवेश है, और एक जो इसके क्षेत्र में दूसरा बिंदु रखा गया है पी, उस पर जो आवेश स्थित किया गया है वो क्यू नॉट आवेश है। दोनों आवेशित हैं, एक पर प्लस क्यू कूलम का आवेश, एक पर क्यू नॉट आवेश है। तो बेटा लिख देंगे तब ओ व पी के मध्य लगने वाला वैद्युत बल,
क्लियर बेटा, क्योंकि हमने वैद्युत बल कैसे बताया था, कूलाम के नियम से, कि अगर कोई दो आवेशित बिंदु या स्थिर बिंदु आवेश हो, कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हो, कैसे हो, आवेशित हो, वो एक दूसरे के क्षेत्र में हो, तो उनके मध्य एक दूसरे को आकर्षित व प्रतिकर्षित करने वाला एक क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है, बल। तो देखिए बेटा, यहाँ दोनों आवेशित हैं, ये O जो है इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, और ये जो P है यहाँ पर क्यू नॉट आवेश है। ठीक, तो इसके मध्य हम लगने वाला क्या निकालेंगे, बल। कौन सा बल, वैद्युत बल। F बराबर वैद्युत बल के लिए फार्मूला हमने क्या निकाला था, F बराबर 1/4πε0 के। बेटा ये स्थिर वैद्युत नियतांक का मान था के का, 1/4πε0 के Q1। तो बेटा देखिए ध्यान से, Q1 का मतलब पहले का आवेश, और पहले का आवेश यहाँ पे क्या है, Q प्लस Q, और दूसरे का आवेश Q2, तो Q2 का आवेश क्या है, Q0 अपान दोनों के बीच की दूरी R इसको। ये समीकरण क्या बना, फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई सबको। ये हमारा क्या निकल गया है, वैद्युत बल। फिर लिख देंगे बेटा, अतः हम जानते क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर वो होती है F/Q0। Q0 का मतलब जो बिंदु आवेश रखा जाता है उसके क्षेत्र में, जो बिंदु आवेश इस आवेशित बिंदु के क्षेत्र में रखा जाता है उसका आवेश, तो Q0। ठीक, F/Q0 बेटा लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण फर्स्ट से F का मान रखेंगे, तो E बराबर F का मान क्या है, 1/4πε0 के Q0 अपान R², और बटे Q0, बटे क्या है ये, Q0। ये तो F का मान पूरा ऊपर रखा है हमने, और नीचे Q0 है, तो Q0 लगा। बेटा Q0 से Q0 कैंसिल हो, बचेगा क्या, E बराबर 1/4πε0 के Q/R²। ये क्या निकलेगी बेटा, किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। क्या निकलेगी, किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा निर्वात अथवा वायु के लिए भी लिख सकते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए ये निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान क्या होता है, 1 के बराबर 1 रखेंगे, तो E बराबर 1/4πε0 Q0 अपान R²। ये 1 मिनट, Q अपान केवल क्या बचेगा बेटा, R²। ये हमारी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। ओके बेटा, अगर हम 1/4πε0 का मान रख दें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, E बराबर 9 × 10⁹ Q/R²। ये आपका अगला फार्मूला। ठीक, तो ये हुई आपकी बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ना समझ में आया, ध्यान से एक बार और देखते हैं। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हम जिस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो उस बिंदु का आवेश लिया जाएगा, और उस बिंदु आवेश से जितनी दूरी पर, उसके क्षेत्र में जितनी दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होंगे जिस बिंदु के कारण, तो वहाँ तक की दूरी का जो वर्ग होगा उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, और उसका जो आवेश होगा जिस बिंदु से निकाल रहे होंगे उस बिंदु का जो आवेश होगा उस आवेश की क्या होगा, समानुपाती या अनुत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर बेटा, एक बार और ध्यान से पूरा ऊपर से देखते हैं। हेडिंग थी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने मान लिया कोई बिंदु आवेश O है जिस पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है, जो कि परावर्तनांक माध्यम में स्थित है। इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसके क्षेत्र में एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। थ्योरी हो गई बेटा। हमने लिखा तब ये जो O है और P है ये दोनों आवेशित हैं, O और P दोनों आवेशित हैं और एक दूसरे के क्षेत्र में, तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा, जो कि कूलाम के नियम के अनुसार बताया जाता है। लिख दिया O और P के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के Q0 अपान, मतलब Q1 Q2 अपान R² होता है, तो Q1 का मान Q और Q2 का मान Q0, तो इसलिए Q0 अपान R² हो गया। समीकरण फर्स्ट का नाम दिया, फिर लिखा अतः हम जानते हैं। अतः हम जानते क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल हम पढ़ चुके थे।
ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होती है। समीकरण फर्स्ट से एफ का मान रखा, ई बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर बटे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ बेटा, ई बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर बचा, क्यू नॉट कैंसिल हो गया। निर्वात अथवा वायु के लिए जो के का मान होता है, के का मान 1 होता है, तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। 1/4πε0 का मान रखेंगे बेटा, तो 9 × 10⁹ क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू की तीव्रता निकलती है किसी भी बिंदु आवेश के। ओके ठीक, अगली डिफिनीशन ध्यान से समझते हैं बेटा। इसके आगे हम चर्चा करेंगे अब वैद्युत द्विध्रुव की। किसकी चर्चा करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। बेटा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव बताया जाता है या एक ऐसा निकाय होता है, मान लेते हैं कोई निकाय है या मान लेते हैं कोई क्षण है, ठीक, ये आपकी कलम है, तो एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर मतलब कोई आवेशित बिंदु ले लिए जाएं और उनको एक कलम के इस तरफ रख दिया जाए, एक कलम के इस तरफ रख दिया जाए। बात समझ में आ रही? तो परिभाषा इसकी बताई जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर मतलब जितना इस तरफ, जितने आवेश का इस तरफ बिंदु रखा जाए उतने ही आवेश का इस तरफ कण रखा जाए या बिंदु रखा जाए, जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत का मतलब बेटा एक अगर आगे की ओर तो एक पीछे की ओर, और आगे और पीछे एक दूसरे की विपरीतता की चिन्ह को बेटा प्लस और माइनस से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? प्लस व माइनस से। तो एक तरफ होना चाहिए प्लस का और एक तरफ होना चाहिए माइनस का, दोनों तरफ होने आवेश समान चाहिए, मतलब मात्राएं उनकी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब थोड़ी सी दूरी, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो वो निकाय हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि फिगर मान लेते हैं, एक ऐसा निकाय हमने बनाया, ठीक, ये क्षण बन गई कलम जैसी, इसके एक सिरे पर ये बिंदु हमने रख दिया और एक सिरे पर ये बिंदु रख दिया, दोनों पर समान आवेश तो Q और Q स्थापित कर दिए। बात समझ में आ रही? बेटा एक दूसरे के विपरीत, तो ये हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गए। इसका ये मध्य बिंदु हो गया O, ठीक, ये दूरी L मान के चलते हैं और ये दूरी L मान के चलते हैं। अल्प दूरी क्या हो गई टोटल? L और L मिलकर 2L, क्या हो गई? 2L। तो बेटा ध्यान से एक बार समझते हैं, एक बिंदु को हम A मान लेते हैं और एक को B मानते हैं। बताया जाता है वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर Q और Q, जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्लस और माइनस। बेटा अब बात आती इस तरफ हमने प्लस क्यों लिया, इस तरफ माइनस क्यों लिया, तो ये बात अभी बाद में बता रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो वो निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल में बता दिया जाता है, जैसे HCl, H2O, KBr इत्यादि आदि, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? वैद्युत द्विध्रुव के। बात समझ में आई? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कैसी दूरी पर? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो वो निकाय ही हमारा क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वो निकाय ही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव। जैसे एग्जाम्पल में HCl, H2O, KBr आदि। बेटा अभी हमने चर्चा की थी कि ये प्लस इधर और माइनस इधर क्यों लिया जाता है। तो आपने नंबर सिस्टम में बेटा संख्या रेखा पढ़ाई जाती है, ठीक, नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। तो नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं की पद्धति या संख्या पद्धति के बारे में जब बताया जाता है तो बताया जाता है कि जब भी कोई हम संख्या रेखा खींचते हैं
तो उसका के मध्य का जो भाग होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। और 0 से जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हमेशा बढ़ती हुई संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो बढ़ती का मतलब हमेशा जुड़ के संख्याएं प्राप्त होती हैं। कैसी संख्याएं? जुड़ के। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये जुड़ जुड़ के हमें मिलता है। और 0 के जैसे हम पीछे चलते हैं तो ये हमें घट के संख्या मिलती हैं। कैसी? घट के। -1 आगे तो -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इन्फाइनाइट। तो हमारा जो माइनस इन्फाइनाइट या -3 या -5 या -10 की बात करते हैं तो वो 0 से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। छोटा वाला पीछे और बड़ा वाला आगे। तो इसलिए बेटा इधर जो लिया गया है वो प्लस का लिया जाएगा और इधर जो होगा माइनस का लिया जाएगा। ये आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर? ये हमारा हुआ वैद्युत द्विध्रुव। ओके बेटा, अगली चर्चा हम करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की। किसकी? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, ध्यान से समझते हैं बेटा। जो वैद्युत द्विध्रुव बताया गया उसी से वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश की मात्रा, किसी भी एक बिंदु आवेश, दोनों आवेशित हैं तो एक की मात्रा का मतलब केवल उसका मान लेना। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश की मात्रा एवं उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। ध्यान से समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश की मात्रा की बात की जाएगी तो उसका मान, ये नहीं लिया जाएगा कि प्लस है कि माइनस है, हम उसका मान लेंगे कि उस पर क्या मान स्थित है। इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, तो इसकी मात्रा क्या होगी? क्यू। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताया जाता है किसी वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश की मात्रा एवं उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। इसे बेटा P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P बराबर फार्मूला हो जाता है P बराबर 2ql। ये बेटा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का फार्मूला है। इसका मात्रक ध्यान से समझते हैं बेटा। Q मतलब कूलाम इंटू L मतलब दूरी, लंबाई का मीटर, कूलाम इंटू मीटर होता है। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है बेटा। इसकी विमा जो होती है, कूलाम मतलब आवेश और आवेश की विमा A इंटू टी हम बता चुके हैं। क्या होती है? A इंटू टी। आई बराबर क्यू अपान टी, फार्मूले से Q बराबर I इंटू टी निकलता है फार्मूला। तो I मतलब A और T समय, तो समय की T। ठीक, हाँ, क्या हो जाएगी? कूलाम की A इंटू टी इंटू मीटर की L, क्या हो जाएगी? L। तो इसकी टोटल विमा क्या बनेगी? L इंटू टी इंटू A, LTA इसकी विमा है। किसकी? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। इसकी विमा LTA होती है। क्या होती है? LTA। क्लियर? बेटा इतना समझ में आ गया होगा। ध्यान से आगे हम देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं बेटा। ध्यान से देखते हैं आगे बेटा। इसी वैद्युत द्विध्रुव को लेके डेरिवेशन कराए जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर बेटा? व्यंजक आता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए
व्यंजक, और एक व्यंजक निरक्षीय स्थिति के लिए भी कराया जाता है। किसके लिए? निरक्षीय स्थिति के लिए। तो उसको आगे हम बताएंगे। तो बेटा ध्यान से समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो सबसे पहली बात हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ये हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया। ठीक, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी है। इस पर बेटा प्लस क्यू कूलम का आवेश स्थित है, इस पर माइनस क्यू कूलम का है। इसका मध्य बिंदु O है। ये दूरी L और ये दूरी भी L। ठीक बेटा, इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी की बात की जाएगी तो अच्छे बेटा एक ये है और एक ये। ठीक, तो इनकी अच्छों में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और निरक्ष की बात की जाएगी तो एक ये है और एक नीचे है। ठीक, नीचे और ऊपर निरक्षी, और ये आमने सामने अच्छे हैं इसकी। जैसे किसी व्यक्ति की अच्छे हैं, उसका सर और पैर होता है। ठीक, तो इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बेटा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जा सकती है। तो हम इसके मध्य बिंदु से मान लेते हैं, मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु। कहाँ से? मध्य बिंदु से। स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जहाँ पर बेटा हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, ध्यान से देखते हैं बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि हमने माना, और इसकी अच्छी स्थिति पे हमने एक बिंदु P रख दिया, जिसके मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर है, और यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, ये चित्र हुआ। इसी चित्र को देखते हुए बेटा हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही कायदे से समझेंगे। थ्योरी लिखाई नहीं जाएगी, आपको जो हम बोल रहे हैं यही लिखना है। ध्यान से फेयर कॉपी में लिखकर इसको नोट करके बार बार रिवाइज करना है। अगर इसके बाद समझ में ना आए तो बेटा कमेंट करना है। ठीक, ध्यान से देखते हैं बेटा, हमने माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। एक बिंदु आवेश का नाम A और एक बिंदु आवेश का B। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। कोई माध्यम है, ठीक, जो K परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जिसके बिंदु A पर प्लस क्यू कूलम का आवेश तथा बिंदु B पर माइनस क्यू कूलम का आवेश स्थित है। जिसके बिंदु A पर प्लस क्यू कूलम का आवेश तथा बिंदु B पर माइनस क्यू कूलम का आवेश स्थित है, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी L और L मिलकर 2L पर, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु क्या है बेटा? O। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु, या स्मॉल r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है। क्या है? अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या ज्ञात करना है बेटा? जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ओके, यही थ्योरी है बेटा। एक बार और ध्यान से, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जिसके बिंदु A पर प्लस क्यू कूलम का आवेश तथा बिंदु B पर माइनस क्यू कूलम का आवेश स्थित है, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर? फिर लिखेंगे तब बेटा, बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे निकाल चुके हैं। लिखेंगे तब, ध्यान से समझेंगे, तब बिंदु A से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकाल सकते हैं, और फिर इसके बाद B से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक,
तो ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे तब ए से पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए से पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा ध्यान से समझते हैं, ए से पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली क्या थी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ये Q आवेश जहाँ से निकालना होता है वहाँ का आवेश होता है, और R जहाँ से निकाल रहे होते हैं जिस बिंदु पर, वहाँ के बीच की दूरी होती है। ठीक, तो वही बात, ए से मतलब ए से पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ए का आवेश तो Q है, लेकिन ए से पी तक की दूरी क्या होगी बेटा, ये O से P तक की दूरी R है, O से P तक की दूरी क्या है R, और O से A तक की दूरी क्या है L। तो R में अगर हम L क्या करें बेटा, लेस कर दें, तो R माइनस L जो दूरी बचेगी वो A से P तक के बीच की दूरी बचेगी, R माइनस L। बात समझ में, तो वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर अब बात आती है कि सर हम प्लस का आवेश और माइनस का आवेश क्यों नहीं ले सकते, तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताया गया था कि हमेशा आवेश धनात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, उसका हम मतलब केवल मान लेते हैं, उसकी मात्रा लेते हैं। ठीक, प्लस और माइनस से हमें मतलब नहीं है, वो प्लस माइनस एक दूसरे की विपरीतता को दर्शा रहा होता है, आवेश दोनों में समान है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ का आवेश क्यों लेंगे, और यहाँ का भी आवेश, जब यहाँ के आवेश की जब चर्चा की जाएगी तब भी हम क्या लेंगे, क्यों लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे। तो इसलिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, ये समीकरण क्या बना, फर्स्ट। इसके बाद तथा बिंदु B से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ध्यान से समझते हैं बेटा। तब बिंदु B से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B का भी आवेश क्या है Q, यहाँ से बेटा B से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की R है, और R में L जोड़ देंगे तो B से P तक की दूरी बन जाएगी, तो Q/r प्लस L का, ये समीकरण हमारा क्या बना, सेकेंड। बेटा लिख देंगे तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होती है, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो बड़ी होती है उसी में छोटा वाला घटा दिया जाता है। ठीक, तो E1 का मान समीकरण 1 से, E2 का मान समीकरण 2 से। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। फर्स्ट से E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा अगर कोई परावैद्युतांक माना जाता है तो उसका नियतांक लगा के चलते हैं के, परावैद्युतांक के। ठीक, तो E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में। ये बेटा E1 का मान टोटल है यहाँ से, और ये माइनस E2 का मान है। हल कर देते हैं, E बराबर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कोष्टक में क्या बचेगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। बेटा इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दोनों में एलसीएम, तो एक पर प्लस का एक पर माइनस का, दोनों में समान है, तो ये एलसीएम हो जाएगा R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका गुणा इधर, तो सीधे फार्मूला तोड़ देते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2AB, तो A R इंटू BL
माइनस लगा, इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस की वजह से आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस माइनस की वजह से माइनस एल स्क्वायर, और माइनस का तो माइनस 2 ए भी होता है, तो इस माइनस की वजह से प्लस 2QL 2RL। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आई बेटा? ध्यान से समझते हैं। आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, ई बराबर Q/4 πε0 के, और ये बेटा 2RL मिलकर 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात समझ में बेटा? अब यहाँ पे हम दिखाएंगे, चूंकि आर की तुलना में एल का मान नगण्य है, क्योंकि एल का मान क्या है? नगण्य है। नगण्य का मतलब शून्य है, बहुत कम है। ठीक, तो इसलिए आर की तुलना में, यहाँ पे तुलना की गई आर और यल की, तो इसलिए इस यल का मान क्या होगा? नगण्य। तो ई बराबर बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान से देखते हैं, या अभी 4 नहीं कैंसिल करते, ये हमारा वही बना रहेगा। ई बराबर 1/4 πε0 Q के, और ये Q का अंदर गुणा होगा, तो ये 4 टूट जाएगा, 2, इसके बाद ये Q, और इसके बाद ये L इंटू ये 2 बचा 2, और ये R बचा, तो R। ठीक, बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा इस आर की तुलना में यल का मान क्या दिखाया गया है? नगण्य, तो इसलिए यल को छोड़ने पर तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर के पावर क्या बन जाएगा? 4। एक आर से एक आर कैंसिल, तो बचेगा ई बराबर 1/4 πε0 के 2QL बटे R³ और इंटू ये क्या बचा? 2। क्लियर? बेटा हम जानते हैं, चूंकि विद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होता है? P बराबर 2QL। जहाँ पे 2QL है वहाँ पे क्या रख सकते हैं? P। ई बराबर 1/4 πε0 के, और ये बेटा 2 का आगे गुणा हो जाएगा, तो 2, और 2QL के स्थान पर P रख देंगे, तो 2P/R³। ये हमारा क्या निकल गया है? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा निर्वात अथवा वायु की बात करेंगे, तो निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान क्या होता है? 1। तो ये ई बराबर क्या निकल आएगा? 1/4 πε0 2P/R³। ये बेटा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला है। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया बेटा तो कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ध्यान से पढ़ाई करनी है, जो समस्या हो कमेंट करना है। ओके बेटा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहना, ताकि जब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम नए वीडियो डालेंगे तो आप तुरंत अपलोड कर सकते हैं, या आपके फ़ोन में तुरंत अपलोड हो जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा। पढ़ाई करो ध्यान से, जो समस्या हो कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक।